हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम एक लीनियर क्वांटिटी है। लीनियर मोशन में जो लीनियर मोमेंटम होता है, वो लीनियर मोमेंटम हमको क्या करता है कि मोशन को एनालाइज करने में वो हेल्प करता है। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम भी जो हमारे एंगुलर मोशंस हो गए, उसको एनालाइज करने में बहुत हेल्प करता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज एनालॉजी ऑफ लीनियर मोमेंटम इन लीनियर मोशन। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से ये एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम से कनेक्टेड है, या फिर हम बोल सकते हैं किस तरह से एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मोशन कराना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमको फोर्स लगाना होगा। एंड वो जो फोर्स होता है वो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड ये जो है ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है। हमारा फोर्स हो गया, फोर्स F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमारा फोर्स का इक्वेशन हो गया। अब ये क्या करता है, बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, जो भी करता है, लेकिन ये मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम किस तरह का क्वांटिटी है, ये क्या करता है, हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड से आर के द्वारा उसको क्रॉस कराते हैं, मतलब आर जो हो गया पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एंड यहाँ पर अगर पार्टिकल पी है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से दैट इज आर वेक्टर। तो हम इस आर वेक्टर से, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया वो उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। एंड सपोज उसका वेलोसिटी हो गया v वेक्टर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों साइड को, इक्वेशन 1 के दोनों साइड को अगर हम आर वेक्टर के द्वारा क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है। दोनों साइड को हम आर वेक्टर के द्वारा क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी बाय डी टी। ये हमारा इक्वेशन आ गया। जैसे कि हम जानते हैं आर क्रॉस एफ जो होता है वो हमारा टॉर्क होता है। आर क्रॉस एफ जो है उसकी जगह हमने टॉर्क लिख दिया। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि डीपी बाय डी। ठीक है, ये जो राइट साइड में लिखा है आर क्रॉस डीपी बाई डी टी, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करके हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू हमारा मास इनटू वेलोसिटी। एंड ये जो हमारा वेलोसिटी हो गया दैट इज मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मोमेंटम एंड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसीलिए अगर हम क्या करते हैं, p को, मोमेंटम को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर उसके साथ क्रॉस करते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो है डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये नथिंग बट दिस इज द वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो उसके अंदर खुद वेलोसिटी आता है, मास इनटू वेलोसिटी, और उसको अगर p के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगा। तो एक 0 एक इक्वेशन में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम r क्रॉस डी पी बाय डी टी प्लस ये जो चीजें है जिसका वैल्यू 0 है उसको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 ऐड करने से इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये जो है पहले आर वेक्टर क्रॉस डी पी बाई डी टी, देन पी वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी। ये क्लियरली इंडिकेट करता है दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्रॉस पी। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्रॉस पी। हमको ये मिल गया कि जो हमारा टॉर्क है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ आर क्रॉस पी। इसका मतलब आर क्रॉस पी एक ऐसा वेक्टर है जिसको डिफरेंशिएट करने पर टाइम के रेस्पेक्ट में हमको टॉर्क मिलता है। ये क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इनका रिजल्ट भी एक वेक्टर होगा। आर क्रॉस पी को हम एक नाम दे देते हैं
आर क्रॉस पी सपोज एल वेक्टर। सो यहां पर हमको मिल गया कि हमारा जो टॉर्क है टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एल वेक्टर। सो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 देता हूं, अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं कंपेयर करता हूं तो यहां पर देखता हूं जैसे कि मेरा फोर्स था जो कि लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम कैसे पाते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो हमको मिलता है। सो यहां पर भी टॉर्क जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम कैसे पाते हैं, एक ये मोमेंटम जैसा एक क्वांटिटी उसको डिफरेंशिएट करने पर ये मिलता है। सो क्योंकि ये जो टॉर्क है वो एंगुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो यहाँ पर एल वेक्टर को हमने नाम दे दिया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो एल वेक्टर जिसका वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पर लिखा आर क्रॉस पी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो यानी कि आर वेक्टर से अगर हम लीनियर मोमेंटम को क्रॉस करते हैं तो जो हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है। सपोज यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। सो एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर एंड वो भी वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। सो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर भी इज दिस वन, क्योंकि ये अगर आर वेक्टर होता है और ये हमारा हो जाएगा आर कैप वेक्टर, मतलब आर कैप के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर वी। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको थोड़ा, इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये जो परपेंडिकुलर ये मेरा हो जाएगा आर वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये एंगल ऑब्वियसली थीटा हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो लेंथ हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा। सो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, एल को हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि एल इज इक्वल टू हमारा आर क्रॉस पी। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन है। इसको थोड़ा हम अगर आगे जाके लिखने की कोशिश करें, ये हमारा हो जाएगा आर क्रॉस, ये हमारा हो जाएगा लीनियर मोमेंटम को हम एम भी लिख सकते हैं, या फिर हम एम को पहले ले आते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा आर क्रॉस भी। सो यहाँ पर अगर मैं लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को अगर मैं लिखना चाहूँ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम वो हमारा हो जाएगा एम आर, ये हमारा वी साइन थीटा। सो यहाँ पर अगर मैं एम वी को इकट्ठा रखता हूँ और आर साइन थीटा को बाहर ले जाता हूँ, सो ये हमारा हो गया एम भी आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा दोस्तों, और आर साइन थीटा बच्चों क्या है, ये जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है उसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर का जो लाइन है और ये जो तुम्हारा ओरिजिन से, ये लेट्स से हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से इस लाइन के प्रति जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा हो गया आर साइन थीटा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के प्रति परपेंडिकुलर है वो हमारा हो गया आर साइन थीटा। सो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं कि एम भी और ये आर साइन थीटा, इसका मतलब आर परपेंडिकुलर, ऐसा ऐसा सिंबल। सो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ऑफ वेलोसिटी। ये हमारा एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया एंगुलर मोमेंटम का। सो दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आइए देखते हैं। सो दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं ये तो सबके लिए, ये तो दोनों के लिए सेम होगा, यहाँ तक तो दोनों के लिए सेम होगा। सो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हमारा हो गया एम वी आर साइन थीटा, ओनली मैग्नीट्यूड की बात मैं अभी कर रहा हूं। सो यहाँ पर
अगर मैं देखूं कि m को मैंने बाहर रखा, r को मैंने बाहर रखा और v sin थीटा को मैंने इकट्ठा लिखा। सो यहाँ पर v sin थीटा क्या है? सो आई होप इस फिगर में समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं दोबारा फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं इसी फिगर में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये हमारा अगर थीटा है तो उसके जो आर वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा v cos थीटा। और आर वेक्टर के प्रति जो परपेंडिकुलर होगा, ये तुम्हारा जो परपेंडिकुलर आर वेक्टर के प्रति जो परपेंडिकुलर आएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो हमारा बन जाएगा v sin थीटा। सो इसका मतलब ये है कि ये जो v sin थीटा है वो उस कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो आर वेक्टर के प्रति परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज मास इनटू रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू v परपेंडिकुलर। सो ये जो लिखा है v परपेंडिकुलर, इसका मतलब है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के प्रति परपेंडिकुलर हो। सो इस तरह से भी हम लीनियर मोमेंटम को समझ सकते हैं कि पार्टिकल का मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के प्रति परपेंडिकुलर हो। सो ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है दोनों तरीके से। तो ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का या फिर एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिक मतलब क्या है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। अब हम देखते हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्या होगा उसका डायरेक्शन? सिंपल, हम जानते हैं कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और वो पार्टिकल जो है वो अगर इधर किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है विद सम लीनियर मोमेंटम p। सो यहाँ पर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम निकलता है, एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन हो गया r क्रॉस p वेक्टर। सो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन, हम अगर r क्रॉस p का अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे वही हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। आई होप जानते हैं कि r क्रॉस p या भी दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो है r वेक्टर का डायरेक्शन है और r क्रॉस p मतलब थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से अगर हम निकालें तो चारों फिंगर को हमको r वेक्टर से p वेक्टर की तरफ हमको सर्कुलेट करना होगा। थंब तुम्हारा बाहर की तरफ आ रहा है, सो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा इस केस में। ठीक है, सो मैं ये समझ के चलता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सबको आता है, तो इसलिए इसके बारे में, इसके डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम एक इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है कि अगर कोई पार्टिकल लिनियरली मोशन कर रहा है, तो कोई भी वो एंगुलर मोशन नहीं कर रहा है, बस एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है? यस और नो? आंसर इज यस। हाँ, उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन ये बोलने से दिमाग में एक चीज आता है कि अगर एक पार्टिकल एंगुलर मोशन नहीं कर रहा है तो वहां पर थीटा का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो थीटा फिर कहाँ से आया? थीटा का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वहां पर एंगल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है? आइए हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम उसके पास भी कैसे आता है। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट था P, जिसका पोजीशन वेक्टर था R वेक्टर ऐसे, और इसको नाम देते हैं R1 वेक्टर। उसके बाद पार्टिकल यहाँ आकर पहुंच गया Q पॉइंट पर, जिसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। सो ये हमारा ओरिजिन हो गया। सो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो एंगुलर मोशन नहीं कर रहा है। पार्टिकल जो है वो जो मोशन कर रहा है वहां पर एंगल की कोई आ, ऐसा कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इस ओरिजिन के अराउंड रोटेट कर रहा है, वो टर्न कर रहा है, और यहाँ पर उसने कुछ एंगल रोटेट किया है। सपोज दैट एंगल इज अल्फा। सो पहली चीज ये है कि जो हमारा मन में क्वेश्चन था कि यहाँ पर एंगल का कोई नामो निशान नहीं है, तो एटलीस्ट हमारे पास एक एंगल तो आ गया, दैट इज कॉल्ड अल्फा।
तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका एंगुलर वेलोसिटी भी होता है और उसका एंगुलर मोमेंटम भी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम है, वो इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी में मूव कर रहा है। सो जस्ट बिफोर हमने जो अभी डिस्कस किया कि पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो L इज इक्वल टू R, मतलब पहले हम m को लिखेंगे, m r इंटू v परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर के प्रति परपेंडिकुलर है। सो ये अगर हमारा नेट वेलोसिटी हो गया, सो ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये वाला जो हमारा v परपेंडिकुलर है, सो ये वेलोसिटी को अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमको एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमको मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालूं, ओमेगा, वो हमारा हो जाएगा v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय यहाँ पर r। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली r1 r2 लिया हूँ, लेकिन इन जनरल अगर पोजीशन वेक्टर को मैं r लेता हूँ, सो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा v परपेंडिकुलर बाय r। सो यहाँ पर और एक चीज भी हम सोच सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, क्या उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है? थोड़ा देख लेते हैं, वो भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ये जो चीज हो गया, उसका जो लीनियर वेलोसिटी वो हमको कांस्टेंट मिल गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है, उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि m v इंटू आर साइन थीटा, ये। और ये आर साइन थीटा क्या है? आर साइन थीटा क्या है कि अगर हम वेलोसिटी का जो लाइन है, वेलोसिटी की लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, सो ओरिजिन से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस केस में वो डिस्टेंस ये हो जा रहा है। इस केस में हमेशा ये होगा, वाई एक्सिस होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस केस में ओरिजिन से वेलोसिटी के लाइन के प्रति जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो ये है। ये हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा होता है। ये हमारा आर साइन थीटा होता है अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में एंगल अगर थीटा होता है, सो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एंड ऑब्वियसली ये अगर हमारा R2, जो जिसको हम R2 वेक्टर अभी के लिए बोल रहे हैं, ये अगर इन जनरल R वेक्टर हो जाता है, सो ये हमारा हो जाएगा R साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल R, जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि पार्टिकल चाहे जहां भी जाए, उसका वेलोसिटी तो इस लाइन में ही रहेगा। अगर उसका वेलोसिटी इस लाइन में रहेगा, तो ये जो उसका जो वेलोसिटी के लाइन के प्रति जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो आर साइन थीटा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो इसीलिए ये हमने लिख दिया कि एम वी, इसको हमने कैपिटल आर लिख दिया। सो इनमें से ये वाला जो टर्म है ये भी कांस्टेंट है, ये वाला टर्म ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, और ये वाला टर्म अब हमको मिल गया, ये भी कांस्टेंट है। सो एंगुलर तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हमारा कांस्टेंट हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर एक प्लेन में ये मूव कर रहा है, तो किसी भी मोमेंट पर मैं अगर आर क्रॉस भी निकालता हूँ, वो मेरा आर क्रॉस भी मतलब इनटू द प्लेन आएगा, इनटू द प्लेन आएगा। सो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन हो गया वो भी कांस्टेंट हो गया। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ था, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया, तो हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। ये कब? अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है। तो आइए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या कहता है हम देखते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा आइडिया जो है और क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह सा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ए पॉइंट O with a speed v naught at an angle 45 degree with horizontal. Find the magnitude and direction of angular momentum of the particle about the point O at the time t is equal to v naught by g। तो इसका मतलब क्वेश्चन जो दिया है उसको मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। सो यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया विथ वेलोसिटी v नॉट, एंड पार्टिकल ऑब्वियसली इस तरह से कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। सपोज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे
पार्टिकल जो है वो हमारा यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। सपोज पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, सो इस पॉइंट पर उसका जो वेलोसिटी होगा वो ऐसे होगा। कोई भी वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमको कैलकुलेट करना है। सो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सो क्योंकि किसी भी पॉइंट पर चाहे पार्टिकल हो, एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उस टाइम पर उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, यानी कि आर वेक्टर कितना है। उसके साथ फिर इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम क्रॉस कर देंगे और उसके साथ मास मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है एल इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस भी। तो मास तो हमारा शायद गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम मास को एम लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो पार्टिकल को थ्रो किया गया, जब यहाँ पर पार्टिकल पहुंच गया, सो उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा दैट विल बी, सपोज ये vx है, और इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो ये होगा, दैट विल बी सपोज vy। सो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी क्या है उसको पहले निकाल लेते हैं। फिर उसका जो आर वेक्टर है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो हम निकालेंगे। ठीक है, सो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वो हमारा हो जाएगा v इक्वल यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो हमारा हो जाएगा v नॉट इंटू साइन 45 जो कि है 1/√2, तो डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया 1/√2 माइनस g इंटू टी, और टी हम जानते हैं कि टी जो है ये है v नॉट बाय जी है, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो हमको पूछा है। सो यहाँ पर जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी नॉट को अगर हम कॉमन ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वी नॉट इंटू ये हमारा 1/√2 माइनस 1। तो उसके बाद हम वी एक्स निकालते हैं, मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, जो कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ सेम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वो हमारा हो जाएगा वी नॉट कॉस 45, दैट इज वी नॉट बाय √2। ये हमारा हो जाएगा। सो नेट वेलोसिटी वहां पर जो पार्टिकल पहुंच जाएगा, नेट वेलोसिटी हो जाएगा वी नॉट बाय √2 आई कैप प्लस वी नॉट 1/√2 माइनस 1 इंटू जे कैप। सो यहाँ पर हम वी नॉट को कॉमन ले सकते हैं। सो वी नॉट को कॉमन लेने के बाद ये हमारा बन जाएगा, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उसको छोड़ सकते हैं, कॉमन ले ही जाते हैं। सो ये हमारा बन जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 माइनस 1 जे कैप। ये हमारा बन गया। उसके बाद हम निकालते हैं उसका जो पोजीशन वेक्टर है, उसका एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब यहाँ तक जब वो पहुंच गए तो एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है कवर किया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसीलिए हमारा जो वेलोसिटी है दैट इज वी नॉट बाय √2 इंटू टाइम जो है दिया है वी नॉट बाय जी। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 जी। सिमिलरली y का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। y के डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन है, तो वहां पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। सो वी नॉट साइन थीटा दैट इज अगेन v/√2 इंटू टी। टी जो है डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, वो हमारा हो जाएगा वी नॉट बाय जी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, एक जी जी कैंसिल। सो y हमारा हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बाय √2 जी माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाय 2 जी। ठीक है, या फिर यहां से अगर मैं वी नॉट का स्क्वायर बाय 2 जी को कॉमन ले लेता हूं, y मेरा बन जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बाय 2 जी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, सो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा √2 माइनस 1। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर वही आ रहा है कि नहीं, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये √2 कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय √2 जी, और यहाँ पर तो
1 ही है क्योंकि सब कुछ टर्म है यहाँ पे। सो मेरा जो आर वेक्टर हो जाएगा उस टाइम पर, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उस टाइम पर मेरा आर वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू जो यहाँ से निकला है ये वाला वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2g आई कैप प्लस ये हमारा हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बाय 2g √2 - 1 इंटू जे कैप। सो ये हमको आर वेक्टर यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर हमको वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। सो मैं यहाँ पर एक ही पेज में इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए ये वाला क्वेश्चन वाला पार्ट में हटा देता हूँ। नाउ एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा L इज इक्वल टू आर क्रॉस V मल्टीप्लाइड बाय M। सो M को हमने पहले लिखा, सो अभी इसको क्रॉस करते हैं। सो ये यहाँ पर हम चाहें तो और एक स्टेप भी कर सकते हैं, जो कि वो ये है वी नॉट का स्क्वायर बाय जी √2g होल इंटू आई कैप प्लस। तो ये स्टेप हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पर वी नॉट है, यहाँ पर वी नॉट का स्क्वायर बाय √2g है, उसको पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी नॉट का क्यू डिवाइडेड बाय √2g, फिर क्रॉस करते हैं। यहाँ पर आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे हमारा के हो जाएगा, और यहाँ पर अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √2 -1 √2 - 1 इंटू के कैप, फिर प्लस जे क्रॉस आई को अगर हम करते हैं, जे क्रॉस आई हमारा माइनस के कैप होता है, तो पहले हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया और यहाँ पर के कैप कर दिया। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारा हो जाएगा 1/√2 - 1। ओके, तो ये पूरा का पूरा के कैप का क्वांटिटी है। आई होप यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कट जाएगा, दैट इज m इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2g, और यहाँ पर हमारा के कैप को अगर हम कॉमन ले लेते हैं जो कि हो जाएगा √2 - 1 -1/√2 + 1 होल इंटू के कैप। तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 √2 एलसीएम अगर हम लेंगे तो m वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2g। यहाँ पर हम एलसीएम अगर √2 लेते हैं, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2 - 1 यानी कि 1/√2, और √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा m वी नॉट का क्यू, सॉरी क्यू था, पता नहीं कब ये स्क्वायर हो गया, क्यू डिवाइडेड बाय 2g। सो ये हमारा हो जाएगा फाइनल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।